भाई एक ऐसा टॉपिक जिसको इस वक्त कोई कवर नहीं कर रहा, ना सोशल मीडिया के ऊपर, ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, ना किसी फाइनेंशियल मार्केट्स के किसी एनालिस्ट की तरफ से, ना कहीं और। आपको ये टॉपिक कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक मुल्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चोरी चोरी खामोशी से बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज से एक काम कर रही है, और इस काम का नतीजा अगर सही हुआ ना तो दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम तब्दील होकर रह जाएगा। मैं बात कर रहा हूं चाइना की, और मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने काफी टाइम लगाकर काफी रिसर्च करने के बाद इसके अंदर डेटा इकट्ठा किया है, जिससे आपको पूरी स्टोरी का हर एंगल से अच्छी तरीके से मुशाहिदा होगा। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं ताकि पूरी तरीके से पिक्चर वाजे हो जाए। 1944 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रही थी तो उस वक्त 44 मुल्कों ने यह फैसला किया मिलकर कि दुनिया की सारी ट्रेड्स और रिजर्व की जो करेंसी होगी वो यूएस डॉलर होगी, और इसी के ऊपर अग्रीमेंट हो गया जिसको ब्रेटन वुड अग्रीमेंट कहा जाता है। अब ये चीज यूएस के लिए एक एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज था, यानी यूएस जो है वो सिर्फ पेपर को प्रिंट किया करता था और दुनिया को उसके बदले में असली चीजें मिल जाया करती थी। और ये मामला पिछली 7 दिहाइयों यानी कि पिछले 70-75 सालों से ये मामला इसी तरीके से चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 2022 के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को नींद से जगा दिया। अचानक हुआ यह कि फरवरी 2022 के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उस वक्त मगरबी ममालिक यानी वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ इस तरीके का काम किया कि जो आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। $300 बिलियन यानी 300 अरब डॉलर्स वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के फ्रीज कर दिए सिर्फ एक बटन प्रेस के ऊपर। अब एक सुपर पावर का पैसा एक रात में बगैर किसी जंग के बंद हो गया। ये एक ऐसा गलत कदम था जिसकी वजह से रशिया का तो कुछ बिगड़ना था या नहीं, लेकिन चाइना, रशिया, सऊदी, ब्राजील, इंडिया सब जगह के ऊपर तहलका मच गया। सारे सेंट्रल बैंक्स के जो चीफ्स थे उनको ठंडे पसीने छूट गए और उनके जहन में सिर्फ एक सवाल था, अगर हमारा अमेरिका के साथ झगड़ा हो गया तो कल को क्या हमारे भी रिजर्व्स इसी तरीके से फ्रीज हो सकते हैं? और उसका जवाब हाँ था। उसके बाद से गोल्ड को खरीदने की एक रेस शुरू हो गई जो दौड़ अब तक चल रही है। लेकिन चाइना ने जो किया वो सबसे अलग था। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBOC, ये जो बैंक है ये IMF को रिपोर्ट करता है जितनी भी गोल्ड की बाइंग की जाती है। यानी कि PBOC हर महीने IMF को ये रिपोर्ट करता है कि भाई हमारे पास इस महीने इतना गोल्ड है, यानी कि जितने भी रिजर्व उसके अंदर ऐड हुए होते हैं गोल्ड के अंदर, तो उसका रिकॉर्ड एक जमा हो रहा होता है। ये ऑफिशियली IMF की तरफ से एक रूल है जो दुनिया के अंदर तकरीबन सारे ममालिक यूज करते हैं। तो उससे एक डेटा होता है कि किस मुल्क के पास कितना गोल्ड है दुनिया के अंदर। चाइना कहता है कि उसके पास 2313 टन गोल्ड है। अब एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो है वो इस बात को सुनकर निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है, अपनी जिंदगी के अंदर मसरूफ हो जाता है। लेकिन जो एनालिस्ट हैं, जो तज्जिया निगार हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो बताते हैं कि कहानी कुछ और है। वो कहते हैं कि ये तो रिपोर्टेड है, लेकिन असली में जो रिजर्व है चाइना के पास वो इससे बहुत ज्यादा है, यानी कि डबल से भी ज्यादा है। यानी कि असल में जो गोल्ड चाइना के पास है इस वक्त वो 5000 या 5500 टन के करीब है। सवाल यह है कि ये एक्स्ट्रा गोल्ड आया कहां से और कैसे खरीदा गया? जवाब लंदन में छुपा हुआ है। अब लंदन जो है वो दुनिया का गोल्ड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हब है। यहां पर जो गोल्ड ट्रेडिंग होती है वो 400 ऑन्स के बड़े बार्स के अंदर होती है। दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो स्ट्रिक्ट रूल है वो ये है कि शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए सारी प्राइवेट बाइंग होती है। प्राइवेट ट्रेडिंग जितनी भी होती है गोल्ड के अंदर वो SGE के अंडर में आती है, और वहां पर 1 किलोग्राम का जो बार होता है यानी कि छोटा बार वो ट्रेड होता है। अब कहने को ये छोटा सा टेक्निकल डिटेल है, लेकिन इसी की वजह से चाइना को पकड़ा गया। जब एनालिस्ट ने यूके का कस्टम डेटा देखा तो पता चला कि भाई यूके से चाइना जो गोल्ड जा रहा है 400 आउंसेस के बार्स हैं, यानी कि बड़े बार्स हैं। इसका एक मतलब तो बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि ये बड़े बार्स हैं तो इसका मतलब है ये SGE के अंदर तो नहीं जा रहा है, यानी कि शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के अंदर नहीं जा रहा है, प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए नहीं जा रहा है। और इसका जवाब फिर इस तरीके से मिला कि SGE के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही थी वो डिस्काउंटेड रेट में हो रही थी, यानी कि गोल्ड वहां पर नॉर्मल प्राइसेस से सस्ता मिल रहा था, क्योंकि लोकल डिमांड इतनी ज्यादा थी ही नहीं। यानी यूके से जो 400 ऑन्स गोल्ड के बार्स जा रहे थे वो शंघाई एक्सचेंज के अंदर नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहां पर तो 1 किलो का बार बिकता है। ये बार जा रहे थे बीजिंग यानी कि PBOC के वॉल्ट के अंदर। तो पब्लिक बैंक ऑफ चाइना जो है वो इनडायरेक्टली इन बार्स को खरीद रहा था, ये बताकर के मार्केट के अंदर डिमांड है और ट्रेडिंग हो रही है। हमें ये पता चलता है कि भाई SGE के अंदर तो डिमांड लो है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर गोल्ड मिल रहा है। कोई क्यों ऐसा करेगा कि यूके से महंगे दामों सोना खरीदकर और यहां पर चाइना के अंदर आके सस्ते के अंदर बेचे? और इसका सिर्फ एक ही जवाब था कि बैंक जो है वो सोना आगे नहीं बेच रहा, बल्कि ये सारा का सारा सोना बैंक के जरिए PBOC के अंदर में जा रहा है। अब बात यह है कि ये सिर्फ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े इदारे हैं, गोल्डमैन सैक्स ने भी इसका जिक्र किया है, ब्लूमबर्ग ने भी जिक्र किया है इसका, फाइनेंशियल टाइम्स, टाइम मैगजीन, हर जगह के ऊपर इस चीज को कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है। ग्लोबली दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स ऑलमोस्ट 80 टन यानी कि 80 टन सोना जो है वो हर महीने खरीद रहे हैं, और इसके अंदर चाइना का हिस्सा सबसे ज्यादा है। चाइना में PBOC ने 2024 के अंदर ऑफिशियली ये बात अनाउंस की कि हमने अब सोना खरीदना बंद कर दिया है। मार्केट ने थोड़ी सुख की सांस ली, गोल्ड की प्राइसेस नीचे आई, लेकिन यूके कस्टम डेटा ने उसी महीने रिवील किया कि यूके से चाइना को 53 टन सोना गया है इस महीने, उसी महीने जब चाइना कह रहा था कि हमने खरीदारी बंद कर दी है। लेकिन वो खरीद रहे थे मुसलसल चोरी चोरी स्ट्रेटेजिक अंदाज के अंदर, ताकि अगर प्राइस मार्केट के अंदर रिटेल सेंटिमेंट की वजह से नीचे आएगी तो और ज्यादा सस्ता सोना
सोना मिलेगा। अब सवाल यह है कि चाइना इतना गोल्ड खरीद क्यों रहा है? हेजिंग के लिए नहीं खरीद रहा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं। चाइना का एक बड़ा एजेंडा है। चाइना जानता है कि दुनिया की 60% ट्रेड यानी 60% जो जितनी भी ट्रेड होती है वो सारी यूएस डॉलर के अंदर होती है। यानी कि यूएस के पास एक ऐसा हथियार है कि जिसकी मदद से वो जिस इकोनॉमी को जब चाहे बर्बाद कर सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है, उस पूरे के पूरे मुल्क को ट्रेड से आउट कर सकता है, किसी को भी स्विफ्ट से बाहर निकाल सकता है। और ये बात चाइना को मुसलसल खटकती है। खुलासा यह है कि चाइना चाहता है कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां पर डॉलर की जरूरत ही ना हो, सिर्फ गोल्ड के ऊपर काम हो। पिछले साल नवंबर 2025 के अंदर एक लैंडमार्क इवेंट हुआ, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ हुआ। यूएई के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन और पीबीओसी के गवर्नर, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रांजैक्शन की डिजिटल करेंसी के अंदर। इस ट्रांजैक्शन की वजह से एक प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट एम ब्रिज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज यूएस डॉलर को बाईपास करके अपनी खुद की करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसमें चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, यूएई और सऊदी है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। और इस पूरे सिस्टम की शुरुआत करने के लिए गोल्ड एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा, क्योंकि चाइना जब रेमबी में ट्रेड करेगा तो दूसरे मुल्क जिनके पास रेमबी की तादाद ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकेगा। और ऐसे में जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा गोल्ड होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो चाइना इसलिए ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है कि अगर चाइना के पास सबसे ज्यादा गोल्ड हो तो रेमबी की कन्वर्जन गोल्ड के अंदर बाआसानी हो सके और रेमबी जो है वो एक गोल्ड बैक्ड करेंसी के तौर पर सामने आएगी। अब एक और प्रूफ देखिए, सन 2011 के अंदर चाइना के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 1300 अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, जो कि घटते घटते 2025 के नवंबर के डेटा के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 682 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड्स रह गए। यानी कि आधे से भी ज्यादा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को चाइना ऑलरेडी बेच चुका है। तो ये जो आधे से भी ज्यादा रिजर्व्स थे, जब ये बेच दिए तो ये पैसा कहां गया? जाहिर है कि गोल्ड में गया। अब इस पूरे सिनेरियो को जरा गौर से समझने के बाद हम इस चीज का सवाल उठाते हैं कि भाई गोल्ड की इस वक्त क्या प्रोजेक्शन है, गोल्ड हमें कहां दिखाई देता है? तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो इस वक्त जो वॉर टेंशन चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो जियोपॉलिटिकल फायर है, ये प्रॉपर्ली गोल्ड के लिए एक बुलिश साइन है। चाहे वो स्ट्राइट ऑफ हार्मोज का मसला हो, या चाहे दूसरा इसराइल गजा वॉर का मामला हो, चाहे ये जो पूरा मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस है इसका मामला हो, हर चीज गोल्ड के अंदर बुलिश जाती है। दूसरी तरफ यूएस की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। 36,000 अरब डॉलर यानी 36 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा इस वक्त यूएस के ऊपर है। 1.8 ट्रिलियन से 2.2 ट्रिलियन का डेफिसिट हर साल आ जाता है, यानी कि कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है। और इस डेफिसिट के आने की सिंपल रीजन ये है कि डॉलर्स प्रिंट हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स ये बात जानते हैं तो सेंट्रल बैंक्स भी ये बात जानते हैं, और सेंट्रल बैंक्स इस वक्त यूएस डॉलर से निकल के गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। और उनको प्राइस सेंसिटिविटी का भी कोई मसला नहीं है। वो 3500 पे भी खरीदते हैं, 4000 पे भी खरीदते हैं, 4500 पे भी खरीदते हैं, 5000 पे भी खरीदते हैं। अच्छा, दरमियान के अंदर ये जो करेक्शंस आती हैं, कभी 15% नीचे, कभी 20% ऊपर, कभी 25% नीचे, फिर 100% ऊपर, तो ये सारी चीजें तो नॉइज है, ये चलती रहेगी। लेकिन आने वाले 5 साल या आने वाले 10-15 सालों के अंदर जो प्रोजेक्शन है वो इस चीज को डिसाइड करती है कि सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज क्या होंगी पूरी दुनिया के अंदर, और वो पॉलिसीज सारी की सारी गोल्ड के हक के अंदर है। साथ में जब दो सुपर पावर्स लड़ते हैं, ट्रेड वॉर होती है, चाहे वो यूएस और चाइना के दरमियान में हो या किसी के भी दरमियान के अंदर हो, हमेशा उससे अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। और जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो साथ में गोल्ड बुलिश होता है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम्स, और तीसरे नंबर के ऊपर है ब्रिक्स नेशंस। ब्रिक्स से मुराद ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब उसके अंदर सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और ईरान भी शामिल है। आज से 7 साल पहले यानी 2019 के अंदर ग्लोबल गोल्ड का जो रिजर्व था वो ब्रिक्स नेशन के पास सिर्फ और सिर्फ 11.2% था, और आज की तारीख के अंदर ये रिजर्व बढ़ते बढ़ते 17.5% ग्लोबल रिजर्व हो चुका है, और ये अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। रशिया के पास 2336 टन सोना, चाइना के पास 2313 टन सोना ऑफिशियली, और अनऑफिशियली हम बता चुके हैं कि 5000 टन से भी ऊपर है। ये एक कोऑर्डिनेटेड शिफ्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है। डॉलर बिक रहा है और गोल्ड जो है वो रिजर्व के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और जब दुनिया के सारे बड़े बड़े मुल्क एक तरफ जा रहे हो तो फिर गोल्ड कहां जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे? देखें, ट्रेडिशनली पूरी दुनिया के अंदर जब भी सेंट्रल बैंक्स की बात की जाए तो आज से 5-7 साल पहले तक भी ये बात ट्रू थी कि गोल्ड को हमेशा शॉर्ट किया जाता है। सेंट्रल बैंक्स हमेशा गोल्ड बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, तो हमेशा गोल्ड एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेड होता रहता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टीप ग्रोथ नहीं आती। वो जो जे कर्व ऑफ ग्रोथ है जो स्टॉक्स के अंदर हमें मिलता है, वो जो इंडिसेस के अंदर हमें मिलता है, उस तरीके की ग्रोथ हमें गोल्ड के अंदर देखने को नहीं मिलती। और उसकी बुनियादी वजह हमेशा से ये रही है कि सेंट्रल बैंक्स आज तक दुनिया के
अंदर गोल्ड को सेल करने वाले माने जाते हैं, शॉर्ट करने वाले माने जाते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वैल्यूएबल आइटम होने के बावजूद मार्केट के अंदर रेंजेस के अंदर ज्यादा घूमता है, ट्रेंडी मूवमेंट्स के अंदर कम दिखाई देता है। लेकिन इस मर्तबा पिछले 5-7 सालों के अंदर ये वाला जो सच था ये अब एक झूठ बन गया है। तो ऐन मुमकिन है कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो, और 2030 तक शायद हम गोल्ड को 8, साढ़े 8 या $9,000 के ऊपर भी ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ग्लोबल फंडामेंटल्स के हवाले से ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो साबित होगी, जिसके अंदर मैंने आपके सामने चाइना की गोल्ड की बाइंग का जिक्र किया, गोल्ड की प्रोजेक्शन दी, पूरी दुनिया का जो कोऑर्डिनेटेड शिफ्ट है जो यूएस डॉलर से निकल के इस वक्त गोल्ड की तरफ आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ये जो नया ट्रेंड बन रहा है मार्केट के अंदर, उसके बारे में हमने जिक्र किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।